ठीक है, इससे हाँ टाइटली लगा देंगे बस, ठीक है। Today is the first day of English class. We have to learn the basic things and also the effective things about English language. But we have to start the fundamental points that are important to understand the English completely. थोड़ा सा हम समझें कि आज पहली क्लास और पहली क्लास में ही मैं डे बाय डे के टारगेट से चल रहा हूँ और आपको भी जीवन को बहुत ही टारगेट में रखना है। आज पहली क्लास है और पहली क्लास में ही आपको मैं होमवर्क ले आया हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि आज पहली क्लास है तो चलो सर की आज क्लास थोड़ा देखते हैं और सर भी सोचे आज पहली क्लास है कल से रिदम में आएंगे। नो, आज पहली क्लास है तो हर दिन तो पहला होता है। आज का जो दिन है ये पहला है, बाद में कभी नहीं आने वाला। और जो अभी गुजर गया अभी 1 मिनट पहले, ये फर्स्ट है और लास्ट है। यानी पर मिनट, पर सेकंड, पर ईयर, दैट इज़ द फर्स्ट एंड लास्ट, नेवर विल कम, कभी नहीं आएगा। जब कभी नहीं आएगा तो हम कैसे ये कहें कि आज देखते हैं कल से धीरे से अच्छे से करेंगे, आज नहीं। नो, टुडे। तो मैं मटेरियल लाया हूँ और मटेरियल वह ये है कि घर में आपको लर्न करना है, कुछ मैं लर्न करवाऊँगा और यह लर्न करके ही आना है। मेरा ये मकसद है, मैं आपको बता दूँ कि इंग्लिश में कुछ भी नहीं मालूम है तो भी इंग्लिश पूरी समझ में आ जाए। यू कैन क्वालिफाई एनी एग्जामिनेशन दैट इज़ फेस यू, एनी पॉइंट, एनी मटेरियल, एनी क्राइटेरिया दैट इज़ बिलोंगिंग टू इंग्लिश शुड बी अडॉप्टेड बाय यू। आप बढ़िया से कर लें, यही मेरा मकसद है। शायद मैंने थोड़ा बहुत ऐड ऐसे किया है, थोड़ा बहुत ऐड का मतलब है इसी अपने नोटिस बोर्ड में, तो उसमें से लिखा अपेक्स, यानी फ्रॉम बेस टू अपेक्स आया है, बेसिक से अपेक्स, यानी सारी चीज़ें। मान लिया आप यहाँ पर आए, आपको कुछ नहीं पता, सपोज दैट, तो अब सब कुछ हम सीख लें फिर आगे बढ़े, बस वही एक मकसद है, उसी रूप में चलना है। और किसी भी प्रकार की कोई एग्ज़ामिनेशन ऑल ओवर इंडिया में है, चाहे वह PhD स्तर की हो या उसके ऊपर की हो या 9th की हो, 10th की हो, 7th की हो, एनी टाइप हो, वो परीक्षा आप क्वालिफाई कर ले, बस इतना मकसद है। तो शायद छोटी छोटी चीज़ें लेकर के चलेंगे तभी समझ में आएंगी। अगर मैं इस लेवल पर चलता रहूं तो सुनने में तो मज़ा आया, घर गए तो कुछ मिला नहीं, यही होगा। और अगर हमें कुछ मिले तो शायद एक एक बारीकियां कहीं छूट ना जाए, उनको हम लेके चलेंगे। मैं वही प्रयास करूंगा। हो सकता है आज मैं चैप्टर जो उठाऊँ उस चैप्टर को समझाने के लिए छोटी छोटी 10 बारीकियां मुझे बताना पड़े। एक सेंटेंस में चलूँगा, हो सकता है वो बेहतर समझ में आए तो 4 चीज़ें पहले मैं साइड में समझाऊंगा, देन आगे चलूँगा। वो सारी चीज़ें हमें लेके चलना है। लेकिन उसके पहले, बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द क्लास, आई हैव टू रिप्रेजेंट वन स्पेशल एंड ऑल्सो रियल स्टोरी of the scholar of English literature originating in Great Britain, UK। एक छोटी सी लघु कथा है और जो महामर्मज्ञ विद्वान स्कॉलर हैं इंग्लिश भाषा के, उन्हीं से जुड़ी। और उससे आपको खुद सीख लेना है कि एक्चुअली में नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। सब कुछ संभव है, वी कैन डू ऑल थिंग्स। वो मैं लेता हूँ, विद्वान है हमारे विलियम शेक्सपियर। सब लोग जानते हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में। विलियम शेक्सपियर आए तो ये बहुत ही गरीब घर से थे। आप ये सोचे जो महान बने हैं तो सभी महानता में जन्म नहीं लिए, बहुत ही गरीब थे और स्कूल में एडमिशन का भी मौका नहीं मिला। गए तो एडमिशन नहीं मिले, छोटे मोटे स्कूल में प्रयास किया, फिर जब नहीं उनको एडमिशन मिला, नहीं पढ़ पाए, चाहते तो बहुत थे पढ़ना लेकिन सच में पैसा नहीं था और भी कंडीशन थी, फैमिली में भी बहुत ही सिंपलिसिटी की बात थी और नहीं कर पा रहे थे। हेलो हेलो चले, ठीक हो गया, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, ठीक हो गया, ठीक है, बेस्ट ऑफ जर्नी, ओके, थैंक यू, ओके, ठीक हो। तो उन्होंने एक उपाय अपनाया
उन्होंने घर पर कुछ किताबें मांग कर पढ़ना शुरू किया और पड़ोस में एक लाइब्रेरी थी, उस लाइब्रेरी की किताब लेकर के पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे पढ़ते रहे, लोगों से पूछते रहे, समझते रहे, कुछ लोग घर पर ही बताते रहे। और वह एक बच्चा इतना बड़ा विद्वान हुआ कि जब वो लिखने को बैठता था तो एक शब्द लिखना था, उस शब्द की जगह 100 पर्यायवाची यानी सिनोनिम्स। अब हिंदी में हम पर्यायवाची कहते हैं, इंग्लिश में सिनोनिम्स कहते हैं। आप ये समझिए कि जो हिंदी की जितनी ग्रामर है सेम इंग्लिश से मानिए 95%। द इक्वलिटी ऑफ द ग्रामर पोर्शन ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश इज इक्वल लगभग। अब 95% है। अभी आप देखेंगे कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को लेते चलूँगा, साथ में संस्कृत भी, तीनों भाषाओं को लेते हुए। तो इतना बड़ा विद्वान बना बच्चा कि 100 शब्द सिनोनिम दिमाग में रहते थे और उसने ये सोचा कि इस जगह मैं लिखूं तो कौन से एग्जैक्ट शब्द आए वह लिखूं। तो एग्जैक्ट शब्द ढूंढने में सोचते थे, इतने विद्वान बने। और विलियम शेक्सपियर ड्रामा के क्षेत्र में, प्ले के क्षेत्र में नामी व्यक्ति हैं। हम ये कह सकते हैं कि कालिदास की तुलना हम उनसे करते हैं। बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट से पोएटिक ड्रामा लिखा है उन्होंने, ऐसे मैकबेथ भी लिखा है और भी ड्रामा लिखे हैं। सारे ड्रामा को मैंने पढ़ा भी, बड़ा अच्छा लिखा है उन्होंने। तो एक स्कूल बॉय भी नहीं बन पाया और इंग्लिश लिटरेचर में, इंग्लिश लैंग्वेज में इतना नाम है कि शायद 1000-2000 सालों तक और नाम लिया जाएगा विलियम शेक्सपियर का। तो इसका मतलब ये है कि आप भी इंग्लिश सीख सकते हैं। इसका थीम यह है, यू कैन लर्न इंग्लिश, निश्चित है। अब इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं? ये कि भाषा है तो इसका यूटिलाइजेशन जहाँ पर होता है तो उस यूटिलाइजेशन से मैच करके हमें सीखना है और तभी हम सीख पाएंगे। अब जैसे ये कि मान लिया कि आप घर से निकले या घर पर स्नान कर रहे, खाना खा रहे, इन सब चीज़ों से कंपेयर करके हम चलेंगे। लेकिन अब बात ये आती है कि हम लोग इंग्लिश में कौन कौन सी चीज़ें सीखेंगे और क्या क्या है। अभी आपको लिखना कुछ नहीं, बाद में मैं सब लिखा दूंगा, कुछ भी यूज नहीं करना। यानी ये देखें कि चीज़ें अगर जो टीचर कोई ये कहे समझो लिखो बाद में, तो मतलब वो आपको सही दिशा ले जाए। और जो कहता है कि 2 मिनट बाद कि खोलो पेज और लिखना शुरू करो, तो मतलब बस वही है कि किताबी ज्ञान कुड़ेल रहा है, किताब के ज्ञान को समझा नहीं रहा है। तो लिखना भी कुछ नहीं, केवल समझना है और समझने का प्रयास करें। और आज समझें कि दिस इज़ द बिगनिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट है। और अभी मैंने एक बस छोटी सी लघु कथा विलियम शेक्सपियर की सुनाई और ये भी कहा कि ये एक भाषा है और भाषा को अपने बिहेवियर, अपने वर्किंग से जोड़कर समझेंगे तो सरल लगेगी। मान लिया कि मैं यहाँ पर आपको कोई वर्ब सिखाता हूँ तो सिर्फ वर्ब न सिखाऊँ, वर्ब का यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ पर कैसे होता है वो बताता चलूँ, तो आपको लगेगा अच्छा इसे हम यहाँ यूज करते हैं, यहाँ करते हैं, तो आपको बड़ा इजी लगेगा। और जब ये कर लेंगे तो एक दिन आप इतने बड़े खुद हो जाएंगे कि आप ये कहेंगे कि सच में मैं कहाँ पहुँच गई या पहुँच गया, सर ने सही कहा था कि पहुँच जाएंगे, और सच में पहुँच जाएंगे। बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और किसी भी एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो बस रेशनलिटी के आधार पर रीजनिंग लगाते रहेंगे, और ये सही है, इसका बी सही है, इसका सी, अपना आंसर निकाल लेंगे। तो इंग्लिश में हमें 2 चीज़ों को मुख्य तौर पर हम लोग पढ़ेंगे और वो 2 चीज़ों में हम लेंगे तो नंबर ए हम लेते हैं और नंबर ए ले लेंगे, और चलिए नंबर बी ले ले और नंबर सी ले लेते हैं, 3 चीज़ों को। हालांकि तीसरा हमसे अलग है बाद में। सिर्फ इंग्लिश में 2 ही चीज़ हैं ऑल ओवर इंडिया के किसी भी एग्जामिनेशन में। नंबर ए आया तो नंबर ए में हम यहाँ पर लेंगे तो वह है लैंग्वेज, यानी इंग्लिश लैंग्वेज। हमें इंग्लिश लैंग्वेज समझना है ए नंबर में। और बी नंबर में हमें जो समझना है वो आ जाएगा आपका इंग्लिश और कॉम्प्रीहेंशन ले लेंगे तो इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन आ जाएगा। बस 2 चीज़ें समझना है। कोई भी एग्ज़ाम देने आप जाते हैं या तो इंग्लिश लैंग्वेज के प्रश्न होते हैं या तो इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। बस आप अपने दिमाग में थीम कर लें कि इंग्लिश कुछ नहीं, नथिंग इज, बस इंग्लिश से 2 चीज़ें हैं, इंग्लिश लैंग्वेज है और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन है। और अगर इंग्लिश लैंग्वेज मैंने सीख लिया तो ये ज़रूर आ जाएगा, आएगा ही। इसका मतलब ये दूसरा नथिंग मान लीजिए, इसका मतलब ओनली 1 थिंग, दैट इज द इंग्लिश लैंग्वेज।
आप ये समझे कि इंग्लिश से बस एक ही चीज़ है, कैसे हम नहीं सीख पाएंगे, सीख लेंगे। और जो एक चीज़ है इंग्लिश लैंग्वेज, इसे आपने सीख लिया तो ये आ जाएगा अपने आप। इसका मतलब बस दो सीखना है। रही बात जो तीसरा आया, तो तीसरा हमारा है स्पोकन। जनरली कुछ लोगों को ये भी रहता है कि इंग्लिश ग्रामर तो सीख गए, एग्जामिनेशन में सॉल्व भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ अगर स्पोकन कर लें और वो भी ग्रामेटिकली कर लें, और वो भी किसी भी कंडीशन या सिचुएशन को हम फील करके और कोऑर्डिनेट करते हुए, कैलकुलेट करते हुए और कंक्लूजन वे में अगर स्पीकिंग कर ले तो और अच्छा रहेगा, क्वालिटी होगी। तो फिर आता है स्पोकन। मैं इतना आपको ज़रूर बता दूं कि ये दोनों चीज़ एक ही चीज़ है, इनमें से कोई डिफरेंस नहीं। तो एक ये पोर्शन हो गया और एक हो गया आपका स्पोकन पोर्शन, हुआ दो पोर्शन हुई। ये निश्चित है कि स्पोकन में अगर आप 10-20-100 सेंटेंसेस आज रट लें तो थोड़ा सा बोल लेंगे, लेकिन बस उतना ही बोल पाएंगे और कुछ दिन बाद भूल जाएंगे। लेकिन अगर यह है आपका पूरा लैंग्वेज तैयार है और फिर कॉम्प्रिहेंशन पूरा तैयार है, तो स्पोकन फिर कठिन नहीं है। दैट इज़ द वेरी वेरी इजीएस्ट थिंग, बहुत सरल। तो ये हम ये काम करेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज जब हमें तैयार हो जाएगी और कॉम्प्रिहेंशन कर लेंगे, उसके बाद फिर स्पोकन का क्रम लेंगे। इंग्लिश में बस लोग यही करते हैं, इस चीज़ को सीखने का काम और स्पोकन, उसके अलावा इंग्लिश में कुछ है नहीं। जब दो है तो पहले ये दो हम कर लें, बाद में स्पोकन को लेंगे और आप स्पोकन का कर भी लेंगे। तो अभी से हमें टच नहीं करना, लेकिन बीच बीच में बोलता रहूँगा, आपको समझाता रहूँगा कि आप भी ऐसा करेंगे तो ऐसे बोल लेंगे। तो शायद 20-30% चीज़ें मैं यहीं पर आपको बता चुका हूँ। कॉम्प्रिहेंशन को अभी मैं यहाँ कुछ नहीं करूँगा, लेकिन बीच बीच में कॉम्प्रिहेंशन की चीज़ों को चर्चा करूँगा तो काफ़ी कुछ समझ चुके होंगे। बस अभी फ़िलहाल हम लोग करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज क्या है केवल। अब इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में इसमें मैंने करीब 7-8 पार्ट इसके डिवाइड किया है, और वो 7-8 चैप्टर मान लें, टॉपिक मान लें, और उन्हीं 7-8 चैप्टर को हम लेकर चलेंगे। और उन 7-8 चैप्टर को अगर हम क्रम से चलेंगे तो चीज़ें तो समझ में आएंगी, और अगर किसी को कहीं इधर उधर कर दिया तो शायद उतनी समझ में नहीं आएगी। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो पहला चैप्टर है, तो सबसे महत्वपूर्ण जो है, हालांकि दूसरे चैप्टर भी मैं रख सकता था, लेकिन यहाँ यह है कि एक टेंस वाला आता है। मैं मानता हूँ आपको टेंस आता है, लेकिन नहीं भी आता है। उसका कारण है कि टेंस जो चाहिए हमें सीखने के लिए वो नहीं है, या प्रैक्टिस में नहीं है, कोई चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। तो हमें पहले टेंस को थोड़ा समझना होगा, और जब ही आपने टेंस समझा तो उसके बाद फिर हम अगले चैप्टर की ओर चलेंगे, और अगला चैप्टर आएगा तो अगले चैप्टर में लेंगे। अब यहाँ पर ये देखें कि इंग्लिश लैंग्वेज को टेंस में न करके पहले मैंने यहाँ पर रखा हुआ है ग्रामर, यानी इसको जो डिवाइड किया तो ग्रामर पोर्शन में कर दिया, फिर ग्रामर में कई चीज़ें आएंगी। तो एक काम मैं करता हूँ, पहले मैं आपको एक फ्रेमिंग करा दूँ, और इसको फ्रेमिंग करा के फिर फर्स्ट चैप्टर शुरू करूँ। और फर्स्ट चैप्टर जब ही शुरू करूँ तो 10-5 प्रकार की बैकग्राउंड की चीज़ों पर मैं चलूँगा। तो अब आप रजिस्टर निकाल लीजिए और ऊपर लिख लीजिए इंग्लिश सिर्फ। तो रजिस्टर निकालेंगे, ऊपर आप लिखें इंग्लिश, और उसके बाद उसको 3 पार्ट में बांट ही लीजिए, और 3 पार्ट में A, B और C पार्ट में। तो ऊपर इंग्लिश है, फिर ये डायग्राम बना करके 3 पार्ट में बांट लीजिए, और इसको A पार्ट, B पार्ट और C पार्ट। मैं स्पेलिंग बोलता जाऊंगा, हो सकता है यहाँ क्लियर कट ना हो। इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश शब्द तो यहाँ पर लिखा ही है, लैंग्वेज LANGUAGE, और आज से और अभी से स्पेलिंग सही लिखना शुरू कर दें। जो लोग कभी कभी गलत करते हों, तो इंग्लिश का IN नहीं होता, EN होता है, तो इंग्लिश हो गया, इसी में गलती हो जाती है। और लैंग्वेज में LANGUAGE। अब आप कहें कि सर ये भी हम नहीं भूलेंगे, यही भूल जाते हैं, वो तो याद रहे। जैसा मैं अभी आपको कह रहा था इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर, अब लोग जैसे प्रोनाउंसिएट करते हैं लिटरेचर,
तो एक्चुअली में जो प्रोनाउंस हम करते हैं लिटरेचर, नो, लिटरेचर, रे में एम्फेसाइज कम करता है, लिटरेचर। तो लिटरेचर जो होता है, तो लिटरेचर के भी स्पेलिंग लोग गलती कर देते हैं। लिटरेचर का मतलब होता है चीज़ें लिखना, और लिखेंगे तब जब ग्रामर का ज्ञान होगा। इसलिए ग्रामर जब नॉलेज है तभी हम लिटरेचर पोर्शन कर सकते हैं, तो लिटरेचर आता है। तो आपने इसे 3 पार्ट में बांटा, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन की स्पेलिंग COMPREHENSION, कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन। और काम तो COM, काम, प्री। अब देखिए अलग अलग टर्म है, बहुत सरल है सीखना, इतना बड़ा शब्द लगता है लेकिन दम कुछ नहीं है। जितना बड़ा आदमी होगा अगर उसके अंदर घुसे तो उतने सहज होगा। आपको लगेगा कि हम तो डर रहे थे, आदमी तो बढ़िया है। जितना बड़ा शब्द होगा डर लगता है लेकिन बड़ा सहज है। काम, प्री, हेन, असन, इनको मिला के बन गया, कोई दिक्कत नहीं, कॉम्प्रीहेंशन आया। तो इसलिए कॉम्प्रीहेंशन आया। अच्छा, ये कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है पहले थोड़ा समझ लें। जैसा मैं अभी आपको कहूँ कि यू शुड हैव कॉम्प्रीहेंसिव अप्रोच इन द स्टडी ऑफ द कंपटीशन, तो आपको कॉम्प्रीहेंसिव अप्रोच रखना चाहिए। कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब है वाइड, यानी बड़ा, व्यापक। जैसे एक नैरो अप्रोच होता है, यानी सोच सीमित होती है, और एक व्यापक सोच होती है कॉम्प्रिहेंसिव। एक बच्चा है, वो अपने छोटी बहन को तो टॉफ़ी दे देता है, अब पड़ोस की एक छोटी बच्ची है उसे नहीं दे रहा, कह रहा तुम मेरी बहन नहीं हो। और दूसरा बच्चा है, वो अपनी बहन को तो टॉफ़ी दे रहा है, और 2-3 और बच्चे हैं, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। तो भैया तुम क्यों दे रहे हो? अरे तुम भी ले लो, तुम्हें भी खाना चाहिए। यानी उसकी सोच बड़ी कि अगर ये मेरी बहन छोटी है, उसे चाहिए, ये भी तो छोटे बच्चे हैं, भले उसकी बहन रियल हो या पड़ोसी की बच्ची हो। तो हम कहेंगे जो पहले वाला बच्चा है वो सिर्फ अपनी बहन को दे रहा है, यानी उसकी सोच छोटी है, यानी नैरो अप्रोच है, नैरो थिंकिंग है। दूसरा है वाइड थिंकिंग, बड़ी सोच है कि सभी तो बहन है, तो कॉम्प्रीहेंसिव अप्रोच है। कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब होता है व्यापक, विस्तृत। वही बात आ गई कॉम्प्रीहेंशन, मतलब व्यापक समझ इंग्लिश की हो। तो इंग्लिश की व्यापक समझ तो तब आएगी ना जब ग्रामर का नॉलेज रखेंगे। विदाउट हैविंग नॉलेज ग्रामर देयर इज नो कॉम्प्रीहेंशन नॉलेज, इसलिए इसे कॉम्प्रीहेंशन कहा गया है। IAS में, PCS में भी कॉम्प्रीहेंशन पूछता है, CDS NDA में भी कॉम्प्रीहेंशन पूछता है, किसी भी एग्ज़ाम में, SSC में कॉम्प्रीहेंशन पूछता है, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन से पता चलता है कि कंप्यूटर में सोच उस लैंग्वेज के प्रति कैसी है, क्योंकि इस शब्द में ही व्यापकता है, तो शायद इसमें से व्यापक चीज़ें ही तो दी जाएंगी, यानी इसमें से वाइड चीज़ें दी जाएंगी। तो अब यहाँ पर देखा जाए इंग्लिश लैंग्वेज, कॉम्प्रीहेंशन, और आया स्पोकन, SPOKEN, स्पोकन आया। अब यहाँ पर आप लोग A नंबर को फिर हेड पॉइंट बनाइए, बीचों बीच डाल लीजिए। A नंबर को हेड पॉइंट फिर बना लीजिए। ABC 3 में हमने बांट दिया, अब A बनाए, A को लिख लीजिए यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज, लिखे सब लोग। फिर मतलब यहाँ पर ABC हो गया, अब बीचों बीच एक हेड पॉइंट डालिए, A डालेंगे और लिख लेंगे इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। अब इंग्लिश लैंग्वेज से हमें क्या पढ़ना है? देखिए ध्यान देना है, मैं ज़्यादा आर्टिक टीचिंग नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं वो बनाना चाहता हूँ जो आपको समझ में आए। अगर मैं आर्टिक रिटोरिक बनाना चाहूँ तो निश्चित बात है इसको 10 पार्ट में ऐसे एरो लगाते हुए बांट दूँ, फिर ये हो जाए देखो कैसे डायग्राम में पढ़ाया गया है, लेकिन समझ में कम आएगा। इसलिए इस पार्ट को मैं डायग्राम में इस तरह से नहीं बांट रहा हूँ, सिंपल से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितनी चीज़ें हमें पढ़ना है, तो मैं क्रम से लिखा दे रहा हूँ। और जब वो पॉइंट से हम लिखाएंगे तो आपके दिमाग में रच बस जाएंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में ये चीज़ें होंगी। चूँकि आपकी स्टार्टिंग है तो हर चीज़
ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, देन इंग्लिश लैंग्वेज आया, इसमें सपोज दैट मैंने 6-7 पॉइंट लिखाया, फिर पहले पॉइंट को शुरू कर दूंगा। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसके अंदर नंबर 1 डाल करके एक पॉइंट डाल लीजिए, फिर दूसरा डाल लीजिए, तीसरा, अर्थात इंग्लिश लैंग्वेज हमें क्या क्या पढ़ना वो मैं लिखाने जा रहा हूँ। तो इंग्लिश लैंग्वेज में नंबर 1 डाल लीजिए। नंबर 1 में आया ग्रामर। नंबर 1 में ग्रामर नॉलेज, GRAMMAR, ग्रामर नॉलेज, ग्रामर नॉलेज। तो आपका ये आया कि इंग्लिश लैंग्वेज में पहला नंबर आएगा ग्रामर नॉलेज, GRAMMAR। हालांकि डबल एम या डबल ई डबल टी कहने का रिवाज ओल्डेस्ट है, ये नहीं होना चाहिए। इसे पढ़ना चाहिए प्रोनाउंसिएट जो एक्चुअल में होता है GRAMMAR। लेकिन इंडिया में सब चलता है, जुगाड़ से सब चीज़ें चलती हैं। तो जब जुगाड़े से सब चलता है तो एक जुगाड़ है, कौन MM कहे, डबल M कह दो, चलता है, लेकिन कहना चाहिए सिंगल। तो ग्रामर नॉलेज आया, नंबर 2 डालेंगे, और नंबर 2 में आया कॉमन एरर्स। नंबर 2 में आया कॉमन, COMMON, कॉमन एरर्स, ERRORS, COMMON, कॉमन एरर्स, ERRORS। और 3rd नंबर डाल लीजिए सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस। 3rd नंबर है सीक्वेंस, SEQU। स्पेलिंग ज़रूर है क्योंकि स्पेलिंग स्पिल्ट वाली भी आते हैं। सीक्वेंस, SEQUENCE, सीक्वेंस। अच्छा, सीक्वेंस का मतलब है श्रृंखला, लाइन। जैसे मैं कहूँ प्लीज़ सिट इन सीक्वेंस, तो मतलब एक ये बैठे, फिर एक यहाँ बैठे, एक यहाँ बैठे, एक यहाँ बैठे, यहाँ, ये आया। ये कहा जाए कि सीक्वेंस में चीज़ें लगी हैं तो मतलब श्रृंखलाबद्ध लगी। जैसे आप कहीं गए हैं बफे सिस्टम में, अब जैसे उसे कोई बुफे सिस्टम कहता है, कोई बफर कहता है, जो मनाया सो कहता है, वो सिस्टम तो है कोई। जो बफे सिस्टम आया यानी जहाँ पर खाना लगा रहता है, खुद लीजिए खुद खाइए, हमारे यहाँ नहीं था। हम काफ़ी कुछ इंग्लैंडियन हो चुके हैं, अंग्रेज़ों से आया। हमारे यहाँ एक अच्छी बात थी कि खाना खाने का जो ढंग था तो सब पूरी तौर से फिजियोलॉजिकल साइंटिफिक मेथड में था। कुछ भी था हम ऐसा करें कि हमारे लिए, शरीर के लिए वैज्ञानिक ढंग से अच्छा हो। तो हमारे यहाँ ये था कि नीचे बैठते थे, कुछ टाट पट्टी बिछा दिया और पालथी मार के बैठ गए। तो जब पालथी मार के बैठते तो पेट दबता है, और जब पेट दबता है फिर नीचे पत्तल है, झुकते हैं, बढ़िया खाते। तो जब पेट दबता है तो पेट बगलिंग नहीं करता, बाहर नहीं आता। जो ये बेली है, स्टमक और बेली डांस भी चलता है। तो जो बेली डांस है वो पेट से ही डांस होता है। इंग्लिश में आगे चलेंगे, मैं डांस तो नहीं कर पाऊँगा बेली, लेकिन बताऊँगा तो ज़रूर। तो स्टमक और बेली जो 2 चीज़ें आती हैं हमारी इस पोर्शन के लिए आती हैं, तो है क्या कि जब दबता था, खाना खा लिया तो बाहर नहीं पेट आता था, और आज ऐसे खड़े हैं, खाते जा रहे हैं तो बाहर आता जा रहा। तो ये अंग्रेजों, तो वो हमारा बफे सिस्टम है, उचितपूर्ण नहीं है, नॉट प्रॉपर एप्रोप्रिएट, उचित नहीं है, फिर भी हम ऐसा करते हैं, कोई बात नहीं। तो जो बफे सिस्टम है तो आप उसमें देखते हैं सीक्वेंस में चीज़ें लगी होती, यानी एक आइटम एक 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 सीक्वेंस में लगी होती है। तो सीक्वेंस का मतलब है सीरीज में, क्रम में लगा होना। तो सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस, ये 3rd नंबर आया। तो सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस, और यहीं पर आप ये भी है सेंटेंसेस के बाद देखिए, या तो वाक्यों को क्रम में लगाना है और या तो शब्दों को क्रम में लगाना है, तो ये ऑब्लिक कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, ऑब्लिक जो ये रोमन में और अंग्रेजी में आया, इसका मतलब जब पढ़ी लाइन करते इसका मतलब अथवा होता है।
इसलिए जब मैं कहूँ कि यूज़ द ऑब्लिक, तो मतलब ये है कि ये बड़ी लाइन और इसका आशय होता है या तो यह है या तो यह है, अथवा है। तो जैसे मान लिया आपके मैं ये 4 शब्द लिख दूं, अब इन्हें मैं कहूँ क्रम से लगाओ, ये पहले आएगा कि ये आएगा कि ये आएगा, क्रम से लगा, तो जब ग्रामर का नॉलेज होगा तभी तो लगाएंगे। या फिर मैंने एक वाक्य लिख दिया, 2 है 3 है और 4 वाक्य मैंने लिख दिया, तो ये 4 वाक्य आ गए। अब 4 वाक्यों में अच्छा अर्थ निकले, सही अर्थ निकले, तो ये पहले होगा कि ये होगा कि ये होगा ये होगा, ये भी एक चीज़ आ जाती है कि ये पहले के आया कि ये समझने की बात आ जाएगी। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये वाक्यों को क्रम में लगाना। अच्छा, वाक्यों को क्रम में ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप घर से आए, क्लास में बैठे, पढ़े, घर चले गए। अब आप ये बताएं, पढ़े घर से आए, क्या ये सही है? घर से आए, क्लास पहुँचे, पढ़ लिया, चले गए, ये क्रम सही है, ये सीक्वेंस सही है। लेकिन अगर आप ये कहें नहीं, हम तो ये है कि पहले क्लास पहुँचे, तो क्लास पहुँचे, घर से निकले, तो क्लास पहुँच गए, अब घर से निकलेंगे। होता है कि हमें जब भाषा का नॉलेज नहीं होता इंग्लिश का, तो इंग्लिश से हम कर क्या देते हैं कि सेंटेंस ये है कि मीनिंगफुल बनाए, तो हम ऐसा कर देते हैं कि क्लास में पढ़ लिया, अब फिर दूसरा कहते हैं घर से निकले, और तीसरे नंबर में कह देते हैं कि अब हम प्रवेश कर रहे हैं क्लास में। तो मतलब हमारा सीक्वेंस गड़बड़ हो जाता है। किसी चीज़ का सीक्वेंस तभी आपका सही हो पाएगा जब आप अच्छे ढंग से नॉलेज रखे होंगे। और नॉलेज सिर्फ ग्रामर का नहीं है, उसका फीलिंग भी समझते हो, सराउंडिंग्स एनवायरनमेंट भी समझते हो, तभी वो चीज़ें आ पाती हैं। तो यहाँ पर आपको सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस, आपको सेंटेंस दिए होते हैं ABCDF में, और कहा जाएगा अरेंज, कौन पहले आएगा। इसी तरह ये भी हो सकता है कि वर्ड्स दिए हों, शब्द दिए हों, और ये कहा जाएगा उसे अरेंज करें, तो दोनों में से कोई आ सकता है। इसलिए ऑब्लिक करके आप यहाँ पर लिख दीजिए, वर्ड्स से लिख दीजिए, वर्ड्स WORDS। तो नंबर 1 आपका आया ग्रामर नॉलेज, नंबर 2 कॉमन एरर्स, तीसरा सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस। चौथा नंबर डाल लेंगे स्पेलिंग मिस्टेक्स। अब चौथा नंबर लें, स्पेलिंग मिस्टेक्स। कभी कभी स्पेलिंग लिख दी जाती जैसे नॉलेज, अब लिख देगा, अब वहाँ पर ई की जगह ए कर देगा और कहेगा ढूंढो कहाँ गलतियाँ है। अगर एग्जैक्टली आपको तैयार है और एग्जैक्टली आप सोचे नहीं सर हम एक बार रट लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। जब पढ़ेंगे बस उसी समय से सब रटें, उसी बेस से चलेंगे तो सब है। कोई चीज़ अब की है तो अभी करें और सोचे हम नहीं 1 महीने बाद कर लेंगे, वो संभव नहीं है। तो स्पेलिंग, अब जैसे स्पेलिंग का ही शब्द दे देते हैं और कहते हैं क्या है, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स, यानी स्पेलिंग मिस्टेक करके दे देगा और कहेगा कि आप सही करें, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स, MISTAKES, स्पेलिंग मिस्टेक्स। तो यह भी हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद आ गया 5वां नंबर, चौथा के बाद अब लें 5वां नंबर आया, और इस 5वें नंबर में लेते हैं ओकैबुलरी। तो ओकैबुलरी शॉर्ट में ओकैब बोल देते हैं, तो VOCABULARY, ओकैबुलरी। अच्छा, ओकैबुलरी में बहुत प्रकार की है, अब वो कैसे मैं रटवा पाऊँगा वो मेरे लिए चैलेंज है। आज से ही शुरू कर दिया है तो चैलेंज स्वीकार है। यही अगर 2 महीने बाद शुरू कराएंगे तो फिर हम नहीं उतना उपलब्धि पाएंगे, तो करवा लेंगे। ओकैबुलरी में थोड़ा स्पेशल मैं वर्ब से पहले चलूँगा, फिर सिनोनिम है, एंटोनिम है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, होमोफोन है, एट्सेट्रा, ये सभी शब्द चलेंगे जो जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और उनमें से भी हम लर्न करने का प्रयास करेंगे कि एग्जैक्टली आप यूटिलाइज कर सकें और साथ ही साथ सही करेक्ट कर सकें। तो ओकैबुलरी 5वां नंबर आया। अब 6ठा नंबर इसी में डाल लीजिए, और 6ठे नंबर में आया। अच्छा, एक बात ध्यान देना है कि जो 6ठा नंबर आता है ट्रांसलेशन का है, तो यह आया ट्रांसलेशन। अब ये मज़ेदार बात है कि ट्रांसलेशन ये आना चाहिए। देखिए, टेंस अलग बात है, ट्रांसलेशन अलग बात है। टेंस का मतलब है कि नियम,
और ट्रांसलेशन का मतलब है एक भाषा को दूसरे भाषा में बदलना। ये बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि भाषा में शब्द से हम नहीं चलते हैं, भाव भी होता है, भाव के रूप में चलते हैं। तो जब ट्रांसलेशन है, सपोज दैट एक सिंपल सा लें कि डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर गया था, तो डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर गया था। अब ये एक ही वाक्य है, एक वाक्य में कई क्रियाएं हो सकती हैं। यहाँ दो क्रियाएं हो सकता है। बाणभट्ट संस्कृत भाषा में कादंबरी लिखा है, एक वाक्य में एक क्रिया नहीं है, 100 क्रियाएं हैं। उनकी कला है, योग्यता है। अंग्रेजी में भी ऐसे आती है। मैं आगे चलूंगा तो आपको बताऊंगा कैसे एक वाक्य में एक क्रिया और कई होंगी, और कैसे हम पहचानेंगे कि एक वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं हैं, वो पहचान लेंगे। सीधा सा फार्मूला है, उसे हम देखेंगे। तो डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर गया था, इसका मतलब मरीज मर चुका है, बाद में डॉक्टर गया, यही तो हुआ। डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर गया था। तो वाक्य एक है, इसके आपको देखना है कि दो खंड हैं, इसके दो क्लॉज हैं, तो कौन सा काम पहले हो रहा है, कौन सा बाद में हो रहा है। तो ये तो भाव पर जाएंगे कि डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर गया था। उसके स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन चली गई। उसके स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन जा चुकी थी। उसके स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन जा चुकी थी। मतलब जब पहुंचा तो ट्रेन थी कि चली गई थी? चली गई थी। तो ट्रेन पहले गई है, अब पहुंचने का काम कब हुआ है? बाद में हुआ। इस तरह के जो सेंटेंसेस आते हैं वो ट्रांसलेशन में, इसे हम लोग बाद में देखेंगे कब कहाँ। और अगर ट्रांसलेट गजब का है आपका, तो किसी भी प्रकार का लेटर है, ऐसे है, कुछ भी आप बढ़िया लिख सकते हैं, फ्रेमिंग कर सकते हैं, और किसी भी सामने वाले व्यक्ति को अपने राइटिंग से, अपने लेखन से उसे आप अफेक्शन, उस पर आप जो है तो इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो इसे भी हम लेंगे। मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी है जो आवश्यक है, समस्त आवश्यक चीज़ों को है। मैं फ्रेमिंग इसलिए आपको बना रहा हूँ कि आपको ये लगे कि बस ये हमें क्रम से पढ़ना है, कोई आपको कहीं क्राइसिस ना आए, और क्लियर कट सारी चीज़ें उसमें मैंने जोड़ रखा है। अब ट्रांसलेशन में सैकड़ों चीज़ बतानी है, वो मैंने अपना सोचा है। टेंस में मुझे बहुत बताना है, वो सोच रखा है। लेकिन यहाँ पर आपके क्रम का 6वां हुआ ट्रांसलेशन। 7वां नंबर ले लें। 7वें में थे और, लेकिन मैंने उसे अदर्स कर दिया है। अदर्स आया, OTHERS, मतलब इसमें से कई चीज़ें शामिल कर लेंगे जो भी बची हैं। अदर्स आया। अदर्स में भी आप एरो करके इसको ऐसे बांट सकते हैं। अदर्स में 2-3 चीज़ों को मैं लिखा दूं कि अदर्स में क्या क्या रहेगा, तो ये लिखते ज़रूर जाएंगे। तो अदर्स में आप यहाँ पर कर लेंगे ए नंबर, स्मॉल ए डाल लेंगे, और स्मॉल ए में लिखेंगे पंक्चुएशन। पंक्चुएशन, ये आया पंक्चुएशन, PUNCTUATION। ये लिखने में आपको दिक्कतें नहीं होंगी, बीच बीच में आपको डिफाइन करूंगा कि लिखते कैसे हैं। पंक्चुएशन। बी नंबर आया, और बी नंबर में है लेटर राइटिंग। लेटर। एक अंग्रेज महिला थी, काफ़ी बुजुर्ग थी, 70-72 साल की। तो हुआ क्या कि एक 18-19 साल का लड़का मिला, लेटर के थ्रू, मुलाकात नहीं हुई। तो उस लड़के ने सोचा 19 साल का कि एक लड़की मिल गई है, अब पत्र लिखने लगा, मालिया आई लव यू, ये जो भी है लिखने लगा। अब वह महिला ने सोचा मेरे पोते के बराबर है, अगर मैं कह दूंगी कि आई एम 75 ईयर्स ओल्ड, तो दिल टूट जाएगा, गंगा बैराज मिलेगा। तो करे क्या, उसने भी पत्र का जो रेस्पॉन्स दिया, ऐसे दिया कि जैसे वह प्रेम करना चाहता है तो वो भी प्रेम ही करना चाहती है, वो भी पत्र।
तो उसे और उत्सुकता बढ़ी और उत्सुकता बढ़ी। अब एक दिन लड़के ने कहा कि बस बाजा बज जाए मेरे और तुम्हारे साथ के, हिंदुस्तान में तो यही बाजे बजते हैं बात, और बस हम लोग किसी मल्टी स्टोरी में रहेंगे, भूकंप आएगा देखेंगे, बाद में मरेंगे या जिएंगे वो भूकंप जाने। तो हुआ क्या, वह एक एक्सीडेंट में जब रोड पार कर रही थी तो एक्सीडेंट हो गया, ख़त्म हो गई। और जब वो ख़त्म हो गई, बाद में उसको पता चला कि यही थी जिसे मैं प्यार करता था, लेटर लिखता था, सैकड़ों लेटर उसके। तब उसे महसूस हुआ कि व्यक्ति को समझने वाला व्यक्ति संसार में है। मुझे कितने उन्होंने प्रयत्न किए होंगे कि मैं टूटूं ना और मैं धीरे से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करूं। तो वह महिला गॉड थी, महान थी, तब उसने लिखा। तो ये समाज है, संसार है, लोग अच्छे बुरे सब मिलते हैं। तो लेटर है, लेटर का तो मतलब होता है। अब आप कहेंगे सर कहाँ ज़माना, अब तो मोबाइल का ज़माना है। मैंने माना मोबाइल का है, लेकिन किसी का बर्थडे हो अपने का, पत्र लिख करके आज से ज़माने का दे, तो समझिए कि कुर्बानी है। वो यही कहेगा कि कसम से कोई नहीं पत्र लिखता, तुमने लिखा, तुम जैसा तो अच्छा संसार में कोई है ही नहीं। क्योंकि एक अनोखा अजूबा काम होगा, लेटर लिख करके बढ़िया सा ग्राफ करके दे तो लेटर लिखा जाता है। नहीं लिखना है तो बॉस को तो लिखना ही है, वहाँ नहीं लिखना है तो एग्ज़ाम में लिखना है। तो लेटर राइटिंग, LETTER, लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में बहुत भाव चलता है, जो अभी भाव मैंने बताया। तो जब मैं आपको लेटर लिखाऊंगा तो इन्हीं भाव की हम चर्चा करेंगे। बड़ा इजी है, जब समझ के ऐसे चलेंगे तो लिख लेंगे। तो लेटर राइटिंग आया। अच्छा, लेटर तो आपने B नंबर या C नंबर में आया। किसी एग्जामिनेशन में आप गए, CPOज के एग्जामिनेशन में गए हैं, CDS में गए, NDA में, IS में गए, अदर एग्जामिनेशन, और उधर कहता राइट एन ऐसे, और नहीं प्रैक्टिस किया तो समझिए वहीं पर सिर घूमने लगता है। अब प्रैक्टिस किया है तो लगता है लिख देंगे, 150 शब्द नहीं तो 100 में तो लिख देंगे, हो जाएगा। तो C नंबर में डाल लीजिए ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग का भी हम काम करेंगे, कैसे लिखेंगे, ऐसे राइटिंग आया। उसके बाद और भी आया, आप अपने ऑफिस से काम कर रहे हैं, एक लेटर आया और वह आया होम मिनिस्ट्री से, इंडिया गवर्नमेंट से, और ये आया कि 5000 केसेस कोरोना के हो चुके हैं। कल आ जाएगा, आप अपने ऑफिस में बैठे, 5000 केसेस हो चुके हैं, बढ़ने लगे हैं, और 10 पेज का आया। और आप अपना कोई एक यहाँ पर एफर्ट करिए अपने डिस्ट्रिक्ट में कि जिससे कोरोना केस ना बढ़े। अब आपने 10 पेज का है तो आप अपने बॉस को दिखाते हैं, तो उसने कहा यार 10 पेज का, इसको कंसाइज करो, प्रेसी करो, मतलब 10 पेज के मैटर को एक पेज में समेटो। तो मुझे सेंट्रल आइडिया चाहिए, इसेंस चाहिए, और ये भी कहेगा कुछ छूटने ना पाए। तो आप कहेंगे कैसा पागल बॉस, 10 पेज का कहता है छूटे ना और एक पेज में रखो। तो छूटे ना तो शब्द छूटे, भाव ना छूटे, रूल ना छूटे, मेन चीज़ ना छूटे। तो भाई हम लोग D नंबर में प्रेसी राइटिंग भी काम करेंगे, PRECIS, प्रेसी से प्रेंसिएट करते हैं, प्रेसिस न करके प्रेसी। तो PRECIS, प्रेसी राइटिंग, ये करेंगे, प्रेसी राइटिंग। अच्छा, अब थोड़ा सा देख लें, समझें एक बार और। ये लिखने के बाद इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश शब्द है, 3 पार्ट में मैंने बांट दिया, सिंपल सा है। और मैं वो काम नहीं पसंद करता हूँ बंदर जैसे, मतलब मंकी जंपिंग मुझे नहीं, मंकी जंपिंग पसंद नहीं है। जंपिंग कौन पसंद है, या दौड़ रनिंग कौन पसंद है, वह हो मैराथन की दौड़, या ओलंपिक के कूद हो, जंपिंग हो, वो पसंद है। मंकी जंपिंग का मतलब ये किस डाल में बैठा है, खुजलाया ऐसे ऐसे, और अभी आया था उसी डाल से, फिर वहीं चला गया। अच्छा, उसके बाद फिर खुजलाया, वहाँ उधर चला गया, फिर यहाँ गया,
हो सकता है इतनी ही 4 डालों में 40 बार गया, बाकी पूरा पेड़ पड़ा है ऐसे, उसे मंकी जंपिंग बोलते हैं। इंग्लिश पढ़ाने वाले लोग कहते हैं कभी इसमें गया, कभी इसका पढ़ाया, फिर यहाँ पढ़ाया, फिर यहाँ पढ़ाया, फिर कभी यहाँ, कभी पता ही नहीं चलता इसमें है क्या, इसमें क्या है, इसमें क्या है, क्योंकि कभी इसका, कभी इसका, कभी खुशी, कभी गम, कभी खुशी, कभी गम, तो कभी मटेरियल कम। निश्चित है अगर वो मंकी जंपिंग नहीं होगी, एक ही लेगा, मैराथन दौड़ है तो 1 किलोमीटर पहले दौड़ लेगा, फिर दूसरा किलोमीटर और तीसरा किलोमीटर और बैठ जाएगा, बस यही। तो हमें 3 किलोमीटर की दौड़ करना है और क्रम से करना। तो क्रम है कि इंग्लिश में 3 पार्ट, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, स्पोकन। और इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने आपको 7 पार्ट लिखाया और 7 को फिर डिवाइड। अब कुछ और भी चीज़ें होंगी, मैं यहाँ जोड़ता जाऊँगा। यहाँ 7 पार्ट हुए। अब इंग्लिश लैंग्वेज को हम पहले ख़त्म करेंगे, इसका मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का पहला शुरू करेंगे, और जब वो ख़त्म होंगे तब ये और तब ये। तो अब आप इंग्लिश लैंग्वेज में जो फर्स्ट आपने लिखा है, टेंस लिखा है, ग्रामर नॉलेज। तो आप नंबर 1 डालीजिए, ग्रामर नॉलेज। इसका आया ग्रामर नॉलेज नंबर 1, हेड पॉइंट अब डाल लीजिए, ग्रामर नॉलेज। तो ये नंबर 1 आया, ग्रामर नॉलेज। अच्छा, ये ग्रामर नॉलेज ये आपका किसका है? ए वाले पार्ट का है, ध्यान देना है। अभी हमें कॉम्प्रिहेंशन में मंकी जंपिंग नहीं करना है और ना ही स्पोकन, उसको तो बाद में रखिए, अभी कोई मतलब। कॉम्प्रिहेंशन एकदम आखिरी में मैं आपको दूंगा, पहले सीट दूंगा, पैराग्राफ दूंगा, वो सब बाद में होगा। अभी हम यहाँ चलते हैं। तो ग्रामर नॉलेज। अच्छा, ग्रामर की स्पेलिंग तो अब तो सही है, नॉलेज की भी हो जाएगी, नॉलेज की स्पेलिंग चलिए ठीक है। अब ग्रामर नॉलेज यह आप उस तरह से समझिए कि आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है? ग्लूकोज चढ़ाता है। कुछ भी हो, डॉक्टर साहब होश नहीं आ रहा है, ग्लूकोज। डॉक्टर साहब बर ने काट लिया, ग्लूकोज। डॉक्टर साहब पत्नी ने काट लिया है, ग्लूकोज। मतलब ग्लूकोज, मतलब वो। तो ग्रामर नॉलेज क्या है? ये ग्लूकोज है। और आप दौड़ रहे हैं, बैठ गए, आपके इंस्ट्रक्टर ने कहा क्यों बैठ गए? एनर्जी नहीं, ले ग्लूकोज बिना। और जो ही ग्लूकोज मिला तो इतना जंप लगाया कि पंखा सिर पर लगा, ले लक्ष्मी हॉस्पिटल। मतलब चैन नहीं पड़ते, ग्लूकोज बहुत जरूरी, दैट इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। तो ग्रामर नॉलेज ये ग्लूकोज है। लेकिन इस ग्रामर नॉलेज जब ग्लूकोज है तो बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो इसको फिर हम 2-4 पार्ट में बांटेंगे ग्रामर नॉलेज को, क्योंकि यही सब कुछ है, बाकी तो छोटा छोटा है। तो जब इस ग्रामर नॉलेज को बांटेंगे तब इसके अंदर फिर पहला नंबर लिख लीजिए। इससे पहले 3-4 पार्ट में बांट लेते हैं। तो इसमें ग्रामर नॉलेज में पहला पॉइंट आया। अच्छा, ये बताएं कि अभी आपने पढ़ना शुरू किया है, क्रम तो गड़बड़ नहीं हो रहा है, आपको समझ में तो आ रहा है? क्रम ना गड़बड़ होने देंगे। अच्छा, तो ग्रामर नॉलेज में आया नंबर 1, बड़ा सिंपल सा है, टेंस। टेंस नंबर 1 में लिखना है। टेंस आया नंबर 1 में। और उसके बाद नंबर दूसरा आया इसी में। इसमें आएगा इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी, ETYMOLOGY, इटिमोलॉजी। तो ये इटिमोलॉजी आया, ETYMOLOGY। अच्छा, इटिमोलॉजी है, ये थोड़ा सा नया लगता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मान लिया कि आप तरबूज लाए, और कौन तरबूज? लाल वाला, वो बड़ा सा, ऊपर हरा अंदर लाल। क्या गजब की कुदरत है, ऊपर हरा अंदर लाल। तो वो बड़ा सा लाए आप। अब ये हुआ कि गर्म है तो बोले डाल दो कूलर में, कूलर के पानी में डाल दिया। और 2 घंटे बाद बोले ठंडा, तो बोले पूरा कुनबा बैठे और कुनबा बगल वाले पड़ोसी को बुला लो। अब इतना बड़ा है, बुला लिया। तो 1 पीस काटा, 2 काटा, 3 काटा, 4 काटा, 5 काटा, 6, 7 पीस, अभी आधा नहीं हुआ। फिर करते करते 18 पीस मिले। तो मैं तो यही कहूँगा कि एक को आपने 18 खंड में बांटा।
तो एक जो वाक्य होता है, वाक्य को आप कितने खंड में बांटते हैं उसी कहते हैं इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी का मतलब वाक्य को खंड में बांटना। और जिस दिन वाक्य को खंड में बांटना समझ गया और हर चीज़ को समझना समझ गया, जैसे मान लिया कि एक बारात आ रही, क्लास छोटी, मैं भी कहूँ कि चलिए साथ में चलते हैं, और गए लक्ष्मी हॉस्पिटल के पास में और एक बारात आ रही। अब उस बारात में हम यह पहचान लें कौन महिला है, कौन पुरुष है, कौन बूढ़ा है, कौन बच्चा है, ये अगर हमने पहचान लिया तो मानव की समझ है, और अगर नहीं पहचान पाते तो हमारी समझ नहीं है। उसी तरह वाक्य में कोई शब्द आए आपको पहचानना चाहिए। अगर वाक्य में आया हुआ हर शब्द को आपने पहचान लिया तो आपसे बढ़िया अंग्रेजी का जानकार कोई नहीं होगा। और मैं यह आपको दावे से और वादा के साथ कहूँ कि अंग्रेजी के हर शब्द को आप पहचान लेंगे, और वही ज़रूरी है। तो इटिमोलॉजी का मतलब है कि किसी वाक्य के कितने पार्ट होते हैं, इसलिए ब्रैकेट में इसे लिख लीजिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैं इसे समझाऊंगा ऐसा क्यों बोलते हैं इसे और क्या है, वो बात की बात है। अभी तो हेड पॉइंट डाले, हेड पॉइंट के साथ थोड़ा थोड़ा निर्वचन कर रहे हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच। अच्छा, उसके बाद अब तीसरा नंबर इसी में डाल लीजिए, तीसरा आया, और तीसरे में लिख लेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तीसरा आया एक्टिव एंड पैसिव। देखिए ACTIV एक्टिव एंड पैसिव, PASSIV पैसिव वॉइस, VOICE वॉइस। देखिए बहुत कठिन मैं मानता हूं कि लोग कहते हैं, लेकिन एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सरल है, बस अब थोड़ा समझने की बात है। एक तो बात यह है कि एक्टिव मतलब सक्रिय। लोग कहते नहीं ये हमारा बेटा बड़ा एक्टिव है और ये एक्टिव नहीं है। तो एक्टिव यानी सक्रिय। एक बच्चा एक दिन था, तो हुआ क्या कि उसके चाचा ने कहा ये शांत नहीं बैठता है, एक सेकंड नहीं बैठता है। तो मैंने कहा एक्टिव है। बोले वो बैठा रहता है। मैंने कहा पैसिव है। तो बोले हमने तो आज तक नहीं किया एक्टिव के अलावा पैसिव। हमने कहा वो उनकी मम्मी वॉइस है, तो एक्टिव पैसिव वॉइस, क्योंकि वही तो वो आवाज़ दे रही है, ए चुप बैठ, ए चुप बैठ, तो एक्टिव पैसिव वॉइस। तो बोले मतलब क्या है ये तो बता दें, वॉइस तो वो चिल्ला ही रही है। तो मैंने कहा एक्टिव का मतलब है सक्रिय, तो पैसिव का मतलब निष्क्रिय, यानी एक्टिव वाला दौड़ भाग कर रहा तो पैसिव वाला शांत बैठा है। अब आप उसी को कहते हैं ये एक्टिव है, ये एक्टिव नहीं है, तो ये ना कह के आप पैसिव कह दीजिए। तो एक्टिव का मतलब जहाँ सक्रियता हो, अब पैसिव का मतलब जहाँ सक्रियता ना हो। अच्छा, सक्रियता किस चीज़ की होगी? कर्ता की। जिस वाक्य में कर्ता सक्रिय है तो एक्टिव वॉइस, और जिस वाक्य में कर्ता सक्रिय नहीं है पैसिव वॉइस। एक परिवार लेते हैं हम, और बिहार का, तो बिहार का एक परिवार है, वहाँ शादी हो रही है। जिसकी शादी हो रही है उसके 3-4 भाई भी हैं, ताऊ भी है, चाचा भी हैं, सब लोग हैं। लेकिन उस घर का आदमी कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहा है। उस लड़का के जो फूफा हैं, बहुत दूर के हैं, तमिलनाडु में रहते हैं, वहाँ से आए हैं, हर चीज़ में वही एक्टिव है। जबकि एक्चुअली में शादी उस बच्चे की हो रही है, उसके घर को एक्टिव होना चाहिए, कर्ता तो वही है। तो जब कर्ता एक्टिव नहीं है, कोई बगल वाला एक्टिव है, तो पैसिव वॉइस। इसको हम लोग देखेंगे कि एक्टिव पैसिव वॉइस बनते कैसे, क्यों बनते हैं, क्रियाएं कौन सी आती हैं, कब आती हैं, ये सब समझने की बातें हैं। तो तीसरा नंबर आया, चौथा नंबर डाल लीजिए। और चौथा नंबर जो 3rd या 4 नंबर से या 5th के क्लास से पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है और PhD करने तक पढ़ाया जाएगा, और गलतियां तब भी होती हैं। और कसम से अगर 8 क्वेश्चन आए तो 1.5 सही होते हैं और 6.5 गलत ही होते हैं। और पढ़ा इतना गया कि उतना तो भगवान का नाम नहीं लिया गया। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट खूब पढ़ा जाता है और गलतियां होती हैं।
अरे क्यों होती हैं देख लेंगे। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन। अब नरेशन क्यों कहते हैं, स्पीच क्यों कहते हैं, हम लोग चल लेंगे, चर्चा करेंगे। नरेशन ही लिख लीजिए, नरेशन। और अच्छा ऑब्लिक कर ले या ब्रैकेट में कर लीजिए, स्पीच भी तो कर ले, इसे स्पीच भी कहते हैं, अथवा स्पीच आया। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन यह आया। अच्छा एक चीज़ और थोड़ा सा देखें, वह सोता है, छोटा सा वाक है, और वहीं कहा जाए उसने बंदूक लिया और निशाना साधा और शेर को मार दिया। तो देखिए कितना बड़ा है। तो आप ये कहेंगे कि सर ये 3 वाक्य मिला के एक बन गया है, तो मैं कहूँगा ये सिंथेसाइज हो गया है। कैसे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 अलग अलग जगह भरे, दोनों को मिला दिया, क्या बन गया, पानी, H। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो एक बात ध्यान देना है कि जब एक छोटा वाक हो, एक और 3-4 वाक हो, सबको मिला दें और एक बड़ा बन जाए और वो बना लें, तो वही बड़ी कला है। तो उस कला के लिए आप 5वां नंबर डाल लीजिए और उसमें से लिखना है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। 5वां नंबर आया सिंथेसिस, सिंथेसिस SYNTHESIS, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। अब 6ठा नंबर है। अच्छा 6ठा नंबर क्या है, थोड़ा सा देखें आप समझें। सी इज, 6ठा बाद में लिखते हैं सी इज वाइज, ये हुआ। अच्छा सी इज वाइज मतलब वह बुद्धिमान है, और यहीं पर ये कहा जाए, कोई ये कहे कि ये ना कहो, और भाव वही आ जाए। अब है ऐसे लोग कि भाव वही आए। तो सी इज नॉट फूल, वो नॉट ना सुने, फूल सुन ले, गाली मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। नासपीटे बस यही बचा था तुम जो है। तो अगर कह दो नहीं गुलाब वाला अरे तो अच्छा है, आई लव यू। तो समस्या यहाँ पर यह है कि फूल कौन सा है, अंग्रेजी का कि हिंदी का। हिंदी का है तो रोटियाँ फूली हुई, और अंग्रेजी का है तो फिर सिर्फ फूला मार से। समस्या यही है। तो सी इज वाइज, वह बुद्धिमान है, और सी इज नॉट फूल, अरे वो मूर्ख नहीं है तो क्या है, बुद्धिमान है। बस अंतर क्या है इसमें, ये सकारात्मक है ना, शुद्ध भाषा में सकारात्मक पॉजिटिव है, और ये क्या है, नकारात्मक है। तो ये सकारात्मक और ये क्या है, नकारात्मक। तो सी इज वाइज, सी इज नॉट फूल, दोनों का भाव वही है, लेकिन वाक्य का प्रकार बदल गया है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, यानी पॉजिटिव सेंटेंस। अच्छा उसे अफर्मेटिव क्यों कहते हैं मैं बाद में चलूँगा। तो ये अफर्मेटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। अगर एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदल दें लेकिन उसके अर्थ में परिवर्तन ना हो, तो कला है। यही है ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजिंग ऑफ द वन टाइप ऑफ सेंटेंस इनटू द अदर टाइप ऑफ द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन। विदिन ट्रांसफॉर्मेशन देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ द सेंटेंस, वी हैव टू चेंज वन टाइप इनटू द अदर टाइप। अब ये तभी संभव है जब हमें इसके पहले की चीज़ें हमें तैयार होंगी, तभी संभव है। तो अब 6ठा नंबर डाल लीजिए। और 6ठा देखिए, एक चीज़ ध्यान देना, मैं तो अभी ये लिखा देता, लेकिन इनको बीच बीच समझा क्यों रहा हूँ कि आपको लगे एक दूसरे से कनेक्ट है, सरल है, और पूरा सिलेबस दिमाग में घूमे, तब तो अंग्रेजी सीख पाएंगे। अब जब यहाँ पर आया तो अगला है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। अच्छा एक बात ध्यान देना है
ट्रांसफॉर्मर मतलब ट्रांसफॉर्म मतलब परिवर्तन करना, और ट्रांसफॉर्मर यानी परिवर्तन करने वाला। तो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब परिवर्तन ऑफ सेंटेंसेज, ये छठा हुआ। अब सातवां कर लें, और सातवें में अच्छा एक बात ध्यान दें, मान लिया मैं ये कहूँ जैसा सी राइट्स अ लेटर, ध्यान देना, सी राइट्स अ लेटर। अब इसको आप कहें सर नहीं, मज़ा तब आएगा, राइट्स लेटर आ सी मैं कहूँ क्यों सर, मज़ा आता है बिगाड़ने में। तो मैं कहूँगा सजा ये है कि अर्थ नहीं निकलेगा, निकले ना निकले, जीवन एक बार मिला, हम तो बिगाड़े। तो भाई इंग्लिश भाषा है, वो ये कहती है इस शब्द को यहीं आना चाहिए, राइट्स पहले नहीं आएगा, सी। तो अगर ये हमें पता है कि पहले ये आए, फिर ये आए, फिर ये आए, फिर ये आए, तो शुद्ध लिख गया। सिंटैक्स में हम यही देखते हैं कौन पहले कौन बाद में, और क्यों सही क्यों गलत। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक चीज़ और, मैं ये कहूँ कि अगर ठीक है आप राइट्स लेटर आसी, तो ठीक है, अंग्रेजी में तो नहीं चलेगा, लेकिन हाँ संस्कृत भाषा में चल जाएगा। अब संस्कृत भाषा में कैसे, अगर संस्कृत भाषा में मैं कहूँ कि सह विद्यालयम गच्छति, तो गच्छति विद्यालयम सह सही है, संस्कृत भाषा सही है। वह विद्यालय जाता है, तो अब आप कहें सर है जाता वह विद्यालय, हिंदी में कर दो, नहीं चलेगा। हिंदी में ये है कि ये शब्द पहले आएगा, ये आएगा, ये ज्ञान होना चाहिए। अंग्रेजी में भी वही है, क्योंकि हिंदी अंग्रेजी ग्रामर वही, लेकिन संस्कृत में यह है कि कोई भी शब्द कहीं कर दें, सह विद्यालयम गच्छति, तो विद्यालयम गच्छति सह सही है, संस्कृत चलता है। अब जैसे कि ही गोज टू स्कूल, वह विद्यालय जाता है, सह विद्यालयम गच्छति, तीनों भाषा के ट्रांसलेशन है। और वहाँ पर हम ये कहें गच्छति विद्यालयम सह, वो भी सही है, संस्कृत में चलता है। हम लोग आगे चर्चा करेंगे जब ऐसे आएगा कि क्या है। जैसे अभी मैं क्रियाएं तैयार कराऊंगा, एब्यूज एब्यूज्ड एब्यूज्ड, कम केम कम, गो वेंट गॉन, तो वैसे ही ये वर्ब है। तो संस्कृत भाषा में वर्ब चलते हैं, पठति पठता है, पठन्ति पठसि पठता है, पठत पठामि पठावः पठामः, पठेत पठेताम पठेयुः, ये रूप वहाँ भी चलते हैं। बालकै बालको बालकाय बालकम बालको बालकान बालकेन, ये उसमें भी चलते। तो मतलब तीनों भाषा एक दूसरे से जुड़ी हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस आया, तो आप बढ़िया सा लिख लें। तो अगला है सिंटैक्स, सिंटैक्स SYNTAX, सिंटैक्स SYNTAX, सिंटैक्स है। अब मैं आपको इतना कर दूं कि जो नंबर 1 अभी आपने ग्रामर नॉलेज डाला, तो बस ग्रामर नॉलेज में इतने ही चीज़ें हम रखेंगे, 7। इसलिए ग्रामर नॉलेज में 7 रखेंगे। तो अब पहले नंबर से हम डिटेल करना शुरू करते हैं। और पहला नंबर कौन सा है? टेंस। इन 7 में पहला कौन सा है? टेंस ही है ना। तो अब चलिए पहला नंबर डाल लीजिए, टेंस। पहला नंबर आया टेंस, TENSE, टेंस, पहला नंबर। अब आपका शुरुआत होता है ग्रामर पोर्शन का पहला चैप्टर, टेंस। अब इसे समझते हैं। अभी तक तो आपने लिखा, तो जो आगे काम आएगा। तो टेंस में हमने ये देखा, हिंदी भी साथ साथ करते हैं, चूँकि हम हिंदी बेल्ट के हैं। तो अगर टोटली इंग्लिश पढ़ेंगे तो मज़ा आया, मिला कुछ नहीं। लेकिन अगर हिंदी से कनेक्ट करके चलेंगे तभी कर पाएंगे, क्योंकि कुछ परीक्षाओं में हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी भी ट्रांसलेशन पूछता है। तो टेंस आया, टेंस का मतलब होता है काल, या और ये देखिए मैंने ऑब्लिक कर दिया, तो ये ऑब्लिक हुआ काल या समय, काल या समय। टेंस का मतलब है काल या समय, काल या समय आया टेंस। अब देखिए थोड़ा सा आप समझें टेंस को, या बैकग्राउंड समझ लें, बाद में मैं लिखाने काम करूंगा कि टेंस में कौन कौन सी चीज़ें और क्या है।
और ये समझने का प्रयास करें टेंस में, और लिखिएगा नहीं अब बिल्कुल। देखिए एक बात ध्यान दें, हम लोग आज यहाँ क्लास में हैं और कल इस समय कहीं और रहे थे, और कल फिर और कुछ काम होगा। जब भी हम ये देखें तो इस धरती पर समय महत्वपूर्ण है, और समय को 3 ही भागों में बांटा गया। अगर हम समय के 3 भागों की बात करें तो मतलब जो अभी हम हैं, तो ये हमारा वर्तमान काल है, ये हमारा वर्तमान काल है, और अभी के जो पहले था वो भूतकाल है, और जो अब आएगा वो भविष्य काल है, भविष्य काल आया। अब एक बात यहाँ पर है, जो ये वर्तमान काल है तो ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, ये भूतकाल है, ये पास्ट टेंस है, और यह भविष्य काल है तो ये है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस है। देखिए जब हमारी पृथ्वी बन रही थी, और पृथ्वी बन रही थी, और पृथ्वी छोड़े, पृथ्वी के पहले यानी सूर्य के पहले जब पूरा ब्रह्मांड बन रहा था, न सूर्य था न पृथ्वी, कुछ भी नहीं था, तो जब ब्रह्मांड बन रहा था उस समय सबसे पहले टाइम पैदा हुआ। आप ये समझे, आज हमने क्लास दी थी 5:30 PM पर, टाइम ना होता तो क्या आ पाते इस समय? नहीं आ पाते। और सच में जब ब्रह्मांड बना, यानी जब कुछ नहीं था, फिर अचानक ये सब आया, तो जब आया तो तभी टाइम पैदा हुआ है, उसके पहले टाइम नहीं था। इस धरती पर हमें 2-3 चीज़ें ही तो ज़रूरी है, टाइम, और ये हुआ कि सम्राट IS महिला होटल के सामने तो प्लेस है, पहले प्लेस भी नहीं था, तो टाइम प्लेस पैदा हुआ। तो टाइम पैदा होता है, अब प्लेस पैदा होता है, और जब टाइम और प्लेस पैदा हो गए तो अब क्या है, मटेरियल पैदा हुआ, यानी थिंग, यानी वस्तु पैदा हुई, तब वस्तु पैदा होती है। इसलिए जब बच्चा पैदा होता है उसकी कुंडली बनवाई जाती है, तो टाइम का महत्व होता है। इसलिए टाइम तब पैदा हुआ था जब हमारा वहाँ एक्सप्लोजन हुआ था और ब्रह्मांड बनना शुरू हुआ था, और उस एक्सप्लोजन के बाद धीरे धीरे टाइम बना। तो टाइम को यह है कि उस समय का टाइम, फिर आज का टाइम और कल का टाइम, तो टाइम को हमने 3 भागों में बांटा। बात ये आती है कि भूतकाल कब, कैसे, किस रूप में होता है, इसको हमें कैसे समझना चाहिए, इसी तरह से और इसी तरह से। लेकिन अगर मैं भूतकाल को पहले समझाऊंगा तो शायद उतना समझ में नहीं आएगा, तो वर्तमान काल को पहले समझा देंगे, और जब वर्तमान काल में सारी बारीकियां धीरे धीरे हम सीख लेंगे, तब भूतकाल कर लेंगे और फिर भविष्य का, और जो ही ये हो गया तो फिर तो आगे हम बढ़ जाएंगे। अब एक बात ये ध्यान देना है कि उसके पहले मैं ये जो फ्यूचर टेंस है इसके बारे में थोड़ी सी एक बात बता दूं, उसे समझें। और कभी कभी टीचर के सामने ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, बेचारे परेशान हो जाते हैं, कुछ इस्तीफ़ा दे के चले जाते हैं, कुछ माथा पकड़ लेते हैं, सारी गोलियां फेल हो जाती। एक बार के एक गांव का और शांति निकेतन जैसे एक स्कूल था, कॉलेज था, और अच्छे होनहार बच्चे पढ़ते थे। कुछ बच्चे मस्ती वाले भी होते हैं, तो एक मस्ती वाला भी था, अभद्र नहीं था लेकिन मस्ती वाला था। अब उसमें से और 2-3 और थे साथ में। तो जब इंग्लिश की क्लास चला करती थी तो बच्चे कुछ ना कुछ पूछते रहते थे। तो इंग्लिश वाले जो लेक्चरर थे और इंटरमीडिएट के बच्चे, लेक्चरर थे बेचारे परेशान हो जाते थे। तो लेक्चरर 2-4 दिन रुकते थे, प्रिंसिपल साहब से कहते थे कि साहब अब हम नहीं पढ़ा पाएंगे आपके कॉलेज में, बच्चे बहुत उत्पाती। वो बोले कौन है? अरे गुरुजी कुछ नहीं है, ये तो हमारे भगवान है। मतलब ड्रामेबाज थे लड़के, मस्ती वाले। तो बोले साहब देखो इतने अच्छे बच्चे हैं। अरे बोले ये तो माथा हमारा इनके पैरों पर है साहब। बोले तब भी बोले हम नहीं पढ़ाएंगे, योगी सरकार ट्रांसफ़र कर रही है, हम दूसरी जगह चले जाएंगे। लड़के नहीं पढ़ाने देते थे, टीचर नहीं रोका। एक बार एक बहुत मर्मज्ञ ज्ञानी इंग्लिश टीचर गया
और प्रिंसिपल साहब बहुत खुश थे कि अब ये पढ़ा लेंगे और रुकेंगे, क्योंकि अधिकांश टीचर का था कि बच्चे बहुत ज्ञानी हैं। अब ज्ञानी थे कि नहीं पता नहीं, आगे देखते हैं हम लोग। तो प्रिंसिपल साहब खुश, फिर अनाउंस हो गया कि इंग्लिश के टीचर आए हैं फला, और सारे बच्चे भी बढ़िया कपड़े धुल करके साफ सुथरा आ गए। सर जी गुड मॉर्निंग, ये फला, ठीक। अब जब पढ़ाना शुरू किया तो एक बच्चे ने कहा, गुरुजी एक प्रश्न दिमाग में आता है। अरे बोले बेटा बताओ, पीएचडी किया है? बोले हाँ इसीलिए तो आ रहा है। पीएचडी किए से। बोले गुरुजी फुटुरे मीन्स क्या होता है? ये फ्यूचर लिखा है ना, फुटुरे। टेंस पढ़ा रहा होता तो दिमाग चलता टीचर, फुटुरे। अब भाई उसका उच्चारण है, वो अपना प्रोनाउंस करता है, वो क्यों फ्यूचर क्या है, वो फुटुरे कह रहा है, उसका मन तो अब वो सकते में पड़ गया। बोले गुरु जी बताओ ना, बहुत बड़े पढ़े पीएचडी वाले हो तुम। बोले यार नहीं आता। गुरु जी घर से पढ़ के आना। तो ये फुटुरे बताना। तो खुश हुआ थोड़ा, बोले कि घर में देख लूँगा। फादर बुल्के, एडवांस लर्नर, चैम्बर्स, भार्गव, सारी डिक्शनरी पलट डाला। शाम को गया, पत्नी ने कहा जी चाय पी लो। अरे तुम्हें चाय? टूट पड़े पत्नी पर। वो तुरंत फोन कर दिया, एक झाड़ फूक वाले का भूत लग गए मेरे पति के। रात 10 बजे बोले खाना खा लो। तुम्हें खाना की पड़ी है, फुटुरे। तो समझे पक्का इसके भूत लगे। 2 बजे रात के पढ़ रहा है, तो डर गई, कमरा अपना बंद कर लिया कि भूत लगे। नहीं पढ़ा, ना खाया ना सोया। 5 बज गए। तो चूंकि लेटर राइटिंग सीखा था, तो एक लेटर लिखता है टू द प्रिंसिपल कॉलेज फला फला, और लिखता है आपके यहाँ बच्चे बहुत ज्ञानी हैं। स्कूल में मैं जवाब नहीं दे पाया, और उन्होंने कहा गुरुजी घर में देना, तो घर में सारी रात पढ़ा, नहीं वो वर्ड मिला, इसलिए मैं अयोग्य हूँ, मैं आपके कॉलेज से इस्तीफा देता हूँ। अब वही कपड़ा पहने, बिना खाए पिए, बिना मुंह धुले, 10 बजे का कॉलेज, 9 बजे पहुंच गए इंग्लिश के टीचर। प्रिंसिपल साहब बोले बहुत अच्छे टीचर हैं, 1-1 घंटे पहले पढ़ाने आ जाते हैं। तो बोले आप तो बहुत अच्छे हैं। बोले नहीं आपके बच्चे अच्छे हैं। हाथ जोड़ता हूँ। ये बोले ये क्या है? बोले ये त्याग पत्र है, रिजिग्नेशन, मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपका। अरे बोले ऐसे कैसे चलेगा? अब बात ये आती है कि कैसे चलेगा, हमारे बच्चों का क्या होगा? बोले फुटुरे मैं नहीं बता पा रहा हूं। अब फुटुरे नहीं बता पा रहा हूं, तो प्रिंसिपल साहब गए छड़ी लेके। बोले किसे फुटुरे चाहिए? तो खड़े हो जाओ फुटुरे। 10 टीचर बदल दिया। तो कुल मिला, अच्छा प्रिंसिपल साहब ने एक बात वहीं कही उस बच्चे के सामने। क्यों? अब पान खाए थे, कनपुरिया। पान खाए थे। बोले मैंने तुम्हारा इतना नटुरे बनाने का प्रयास किया, यानी नेचर। प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं कि तुम्हारा नेचर इतना सुधारने का प्रयास किया। ए पप्पू, तुम्हारा इतना नटुरे बनाने का मैंने प्रयास किया, तुम्हारा नटुरे नहीं बना। तुरंत दिमाग लगाया लेक्चरर इंग्लिश के। तुम आज तक तुम अपना स्वभाव नहीं बदल पाए, नटुरे ना बदल पाए। अब हिंदी का ज्ञाता भी था, तुरंत रिजिग्नेशन वापस ले लिया। समझ गया कि जो प्रिंसिपल जिस कॉलेज का नेचर को नटुरे कहे, तो ये फ्यूचर है फुटुरे कह रहा होगा। तो भाई ये खतरनाक है फुटुरे, ये चलता है। अब उच्चारण में कुछ भी कहें। तो देखिए यहाँ पर वर्तमान काल की बात आई। तो अब आप टेंस में
जो यहाँ पर लिखा है इसको 3 भाग में बांट दीजिए। 3 भाग में बांटे ऐसे करके और एक लाइन कर दे और लाइन करके 3 भाग में बांट दीजिए और 3 में पहले नंबर में डाल दीजिए। पहले में प्रेजेंट टेंस, फर्स्ट आया प्रेजेंट टेंस, पहले में प्रेजेंट टेंस, और दूसरे नंबर में लिख लीजिए पास्ट टेंस, दूसरे में पास्ट टेंस, और तीसरे में लिख लीजिए फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस आया तो फ्यूचर टेंस है तीसरा, ये आया। और ये 3 हुए आपके। अब हमें क्रमशः पढ़ना है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो अब नंबर 1 को हेड पॉइंट बना लीजिए, प्रेजेंट टेंस, टेंस प्रेजेंट टेंस आया ये। हाँ, उसको वही लोग कह देते हैं कनऊ लद गए, करते हैं लोग। अब भाई इंग्लिश है तो कुछ तो देखिए, भारत में जुगाड़ वाले लोग हैं, हर चीज़ में जुगाड़ खोज लेते हैं। तो आया प्रेजेंट टेंस नंबर 1। अच्छा, अब देखिए थोड़ा इसे समझिए प्रेजेंट टेंस का कि ये क्या और कैसे है प्रेजेंट टेंस आया। यहाँ पर ये देखना है कि प्रेजेंट टेंस का, और हाँ हिंदी में लिख लीजिए वर्तमान काल, वर्तमान काल। वर्तमान काल आया प्रेजेंट टेंस का। अब थोड़ा समझे, बाद में लिखिएगा प्रेजेंट टेंस में। यहाँ ये देखना है कि मैं लिखिएगा नहीं, बिल्कुल समझना है पहले। जैसे वह पढ़ता है, एक सेंटेंस आया, वह पढ़ता है, यह है। और वह पढ़ता था, पढ़ता था, और आया वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगा, ये आया। 3 वाक्य। एक बात ध्यान दें, वह पढ़ता है, तो ये बताइए लगता है कि पढ़ने की वर्किंग अभी है? तो जब भी और वह पढ़ता था यानी पढ़ने की वर्किंग थी, पढ़ेगा मतलब भविष्य में। तो इतना हमें समझना है कि अगर वाक्य के अंत में ता और है, इसी तरह वह पढ़ती है, इसी तरह वे पढ़ते हैं, इसका मतलब ता है, ती है, ते हैं। अच्छा, है क्यों आया है? यह है में यानी 2 मात्राएं और एक बिंदु, इसका मतलब बहुवचन है। हिंदी में हम एक वचन की बात करते हैं और बहुवचन की बात करते हैं, यह है। अंग्रेजी में भी एक वचन को सिंगुलर नंबर कहेंगे, सिंगुलर नंबर, और इसे कहेंगे प्लूरल नंबर। ये अभी से सीखते जाइए आप भी, क्योंकि बाद में मैं जब चलूँगा मैं एक वचन बहुवचन न कह के सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर कहूँगा, इसलिए उसे सीखते जाइए। मैंने आपसे बताया कि मैं टेंस बताऊँगा, उसके पहले 10-20 चीज़ें मैं समझाता चलूँगा, तभी आगे बढ़ूँगा। जब ये चीज़ें आपकी पता होंगी तो हमें बेहतर करेंगे। तो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर आए, एक वचन और बहुवचन आ गए। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि चूँकि है शब्द वर्तमान का बोध देता है, ता भी वर्तमान का देता है, और इसी तरह है ये बहुवचन के साथ आता है। जब कर्ता एक से अधिक लोग हों बहुवचन होगा, और यह भी आपका देता है वर्तमान का। इसका मतलब यह है कि किसी भी वाक्य में यदि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, तो प्रेजेंट टेंस है, इतना माने। इसी तरह आया कि वह पढ़ता था, पढ़ती थी और पढ़ते थे, ये आया। चूँकि प्लूरल नंबर में बहुवचन में थे आता है, हमेशा ये लगाते हैं। कभी कभी हिंदी में दे देता है वाक्य और कहता है कि त्रुटि सुधार करें, तो त्रुटि सुधार करें तो आपको देखना पड़ता है कि कर्ता एक वचन है कि बहुवचन, सिंगुलर है कि प्लूरल। तो जब प्लूरल होता है तो यहाँ ते आएगा और यहाँ पर वह क्रिया आएगी थे। जब ता था, ती थी, ते थे, तो पास्ट टेंस। अच्छा, पास्ट टेंस के लिए ये चीज़ है। प्रेजेंट में मैंने बताया कि ता है, ती है, ते है, ये आया, लेकिन पास्ट टेंस में एक और आया है और उसे आप समझेंगे। जैसे वह पढ़ता था तो ता था है, वह गाती थी, तिथि आया है, वह रोती थी, तिथि आया है, पास्ट इंडेफिनिट हुआ। लेकिन वह लखनऊ गया, वह लखनऊ गया, सिर्फ इतना है।
गया है नहीं है में कुछ और हो जाएगा, वो मैं बाद में बताऊंगा। वह लखनऊ गया, तो यहां पर अंत में केवल आ की मात्रा आई है। वह लखनऊ गई, यहां अंत में ई की मात्रा आई है। वे लखनऊ गए, अंत में ए आया है। आपको पास्ट टेंस में ये समझना है, अगर वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे आए तो पास्ट इंडेफिनिट, और अगर केवल आ जाए अंत में तो पास्ट इंडेफिनिट, ई आ जाए केवल, है नहीं आना है। हाँ, था आ जाएगा तो चलेगा, गया था तो चलेगा, और ए आ जाए तो जब केवल वाक्य अंत में आ आए, केवल ई आए, यानी ये मात्रा आए, ये मात्रा है आ ई ए आए, तो भी पास्ट इंडेफिनिट होगा। और इन दोनों का जो ट्रांसलेशन करने का ढंग होगा वो दोनों का सेम होगा। टेंस का मतलब होता है काल को समझना। अगर हिंदी भाषा में हमने समझ लिया वो किस काल का है, तो फिर ये समझना है कि अंग्रेजी में इसी काल में बदलने में कौन से रूल आते हैं। जिस व्यक्ति ने वाक्य को वास्तव में समझ लिया कि यह हिंदी में किस टेंस में, अभी आपको ये सरल लग रहा है, मैं अभी आगे चलूंगा तो ऐसे सेंटेंसेस दूंगा कि आपको हिंदी में नहीं समझ में आएगा कि यह किस, हिंदी में भी यह आपका वर्तमान काल है कि भूतकाल है कि भविष्य काल है। जब हिंदी में नहीं समझ में आया तो अंग्रेजी में कैसे समझ पाएंगे। तो मान लिया कि अगर हमने ये समझ लिया कि हिंदी में यह है टेंस, तो जब हिंदी में है तो फिर रूल है कि हिंदी की इस टेंस को अंग्रेजी में ऐसे बदलेंगे, ये 4 रूल लगाएंगे, तो 4 लगाना पड़ेगा, वो भी हमें जानना होगा। तो ये आया। अब आया वह पढ़ेगा, गा के बाद, यानी इसमें आ नहीं लेंगे, गा लेंगे। अब आप कहें नहीं सर आपने तो यहाँ पर आ लिया है, तो ध्यान देना है, जब आ है, ई है, ए है, लेकिन अगर आ के साथ में गा होगा तो फिर दोनों को लिया जाता है। और अगर गा नहीं है तो सिर्फ आ लेंगे, सिर्फ ई लेंगे, सिर्फ ए लेंगे, तो विवाद तो खत्म है अपना, सिर्फ आ, सिर्फ ई, सिर्फ ए। तो अगर वाक्य के अंत में गा आए, गी आए, गे आए, वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगी, वे पढ़ेंगे, तो वाक्य के अंत में गा, गी, गे आए तो वह भविष्य की बात करता है, फ्यूचर टेंस की बात करता है, तो भविष्य की बात आए। जब भविष्य में फिर कई पार्ट बढ़ जाएंगे, तो उसमें से पार्ट में हम लोग आगे देखेंगे। सिंपल सा भी हमें ये देखना है कि प्रेजेंट टेंस का मतलब है कि पढ़ता, यानी ता है, ती है, ते है। पास्ट टेंस का ता था, ती थी, ते थे, और इसे दिमाग में रखिए। सिर्फ ये नहीं कि मैंने कह दिया आपको समझ में आया, आपको रहे हाँ ये चीज़ है, आप भी अपने दिमाग में, मुंह में, जुबान में लाएं कि आपके ये धीरे से रिदम में आ जाए। और उसके बाद आ और केवल ई और केवल ए आए तब भी वो पास्ट टेंस है, और गागी गे आए तो फ्यूचर टेंस से ही आया। हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस पढ़ना है। तो जब प्रेजेंट टेंस पढ़ना है तो शायद पढ़ता था, इसको अभी नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेगा नहीं पढ़ेंगे, तो अभी हम लोग इतना ही पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस का, फिर पास्ट टेंस का, फिर फ्यूचर टेंस का अलग अलग पढ़ेंगे। अब मान लिया कि वह पढ़ता है और राम पढ़ता है। मैं एक वर्ब इसलिए ले रहा हूँ कि आपके दिमाग में चढ़ जाए बात। हालांकि सोता है, गाता है, ये सब ले लूँ, लेकिन वो बात उतनी समझ में नहीं आएगी। जब एक ही वर्ब बार बार होगी तो आपको एक चीज़ें, ग्रामर के रूल जल्दी समझ में आएंगे, इसलिए एक ही मैं भी क्रिया ले रहा हूँ। वह पढ़ता है, राम पढ़ता है, और मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। अगर ताहूँ आया है तो भी वही रहेगा। और वे पढ़ते हैं, वे पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, और वे पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूँ, राम पढ़ता है, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, ये तुम पढ़ते हो। अच्छा ये बताइए कि ये सारे सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है कि नहीं? प्रेजेंट में है। अब प्रेजेंट में है, फिर मैं प्रेजेंट के अंदर चलूँगा। प्रेजेंट डेफिनेट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वो तो बाद में है, तो प्रेजेंट में। अब जब प्रेजेंट को हम डिवाइड करते हैं तो प्रेजेंट टेंस 4 भागों में बटा है, फिर पास्ट टेंस 4 भागों में है, और फ्यूचर टेंस भी 4 भाग, 4 है। तो जो प्रेजेंट टेंस की 4 भाग हैं, तो 4 भाग का जो पहला भाग है, तो पहले भाग को हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट डेफिनिट आया, ये सारे सेंटेंस प्रेजेंट डेफिनिट के हैं। तो इसका मतलब प्रेजेंट टेंस तो है,
अब प्रेजेंट में कौन सा प्रेजेंट डेफिनेट है? अब बात ये आती है कि अगर मैं ये कहूँ कि ठीक है प्रेजेंट डेफिनेट को इसे हमें टेंस सीखना है, ट्रांसलेट करना है, तो कैसे करें? तो मैं कहूँगा कि इसे भाई ही रीड्स कर दीजिए। अब ये रीड मीन्स पढ़ना होता है और वह का ही आता है। हमें अंग्रेज़ी में जब भी ट्रांसलेट करना है ये, तो इनकी पहले तो मीनिंग पता हो, फिर मीनिंग में रूल लगना है, तो रूल बहुत ज़रूरी है। तो मीनिंग आप ये समझें कि पढ़ता है, ये पुल्लिंग है। अब जब पुल्लिंग है, पुरुष है, तो पुरुष के लिए ही आता है, और पढ़ना रीड मीन्स पढ़ना होता है। लेकिन अब ये रूल लगता है कि प्रेजेंट डेफिनेट है तो उसमें रीड के साथ एस लग जाएगा, ये एक रूल है। तो रीड्स आया। अब राम पढ़ता है तो यहाँ पर मैं कहूँ राम रीड्स हो गया, ठीक है, राम रीड्स आया। और देन उसके बाद मैं पढ़ता हूँ, तो यहाँ पर आई रीड केवल होगा, रीड से नहीं होगा, आई रीड। और प्लूरल, आई प्लूरल नहीं है। अभी इसकी यही तो हम कह रहे थे कि जब टेंस चलेंगे तो साइड से 10 चीज़ें समझेंगे। आई एक्चुअली में है सिंगुलर, एक ही वचन, लेकिन अंग्रेजी के तहत इसको इम्पोर्टेंसी दी गई। और जब इम्पोर्टेंसी दी गई है तो इम्पोर्टेंसी क्या है? एक बात बता दे, एक व्यक्ति है साधारण, साइकिल से जा रहा है, और दूसरा व्यक्ति इम्पोर्टेंट, तो उसके साथ एक गनर लगा है। इम्पोर्टेंट का मतलब समथिंग एक्स्ट्रा। तो चूंकि एक वचन के साथ में हम एस लगाते हैं, तो जब एक वचन के साथ हम एस लगाते हैं तो एस ही रहेगा। लेकिन एक वचन अगर कोई है इंपॉर्टेंट है तो एस ना लगाए